नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर पंजाब ट्यूबवेल ऑपरेटर का है और अभी रिसेंटली ये एग्ज़ाम हुआ है और ये हुआ है दोस्तों कल यानी 10 अक्टूबर 2021 को। साथियों इसमें टेक्निकल की यानी अपनी इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड थ्योरी से संबंधित टोटल 50 क्वेश्चन आए थे और हम उन्हीं टेक्निकल क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाएंगे, लास्ट तक आप ज़रूर देखना। और यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करना। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे एंड्रॉयड ऐप का लिंक दिया हुआ है, अगर आपने अभी तक हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश और पंजाबी में है। हम इंग्लिश से ही काम चलाएंगे, पंजाबी इतनी हम सबको नहीं आती है, इंग्लिश सभी समझ जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी भी है, इसलिए ज़्यादा समय देने की भी इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है उनको हम डिटेल से सॉल्यूशन भी कर लेंगे। सवाल नंबर 1, डी टाइप की फायर जो होती है वो कौन सी होती है? हम सब जानते हैं कि डी प्रकार की आग जो होती है वो वायर्स, मशीन्स, मेटल्स इन सब में जो लगती है उसको इंक्लूड करेंगे। क्योंकि देखो पेपर नहीं हो सकता, पेपर हम ए श्रेणी में रखते हैं, पेट्रोल वाली को बी श्रेणी में रखते हैं, गैस वाली को सी श्रेणी में, तो फिर हमारे हिसाब से डी के लिए कौन बचा? ऑप्शन देखकर भी आप कर सकते थे। आगे दोस्तों सवाल पूछा सोल्डरिंग आयरन की बिट किसकी बनती है? तो वो कॉपर की होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये तो आपने कई बार किया होगा। और 1 HP मीट्रिक प्रणाली में कितने वाट होते हैं? तो 735.5 वाट होते हैं। और अगर ब्रिटिश के बारे में पूछा होता तो 746 वाट होते हैं, डी कर देते। डीसी सर्किट है जहां 10 वोल्ट अप्लाई करने पर 5 ओम के प्रतिरोध में से कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये पूछा है। तो 10 वोल्ट और 5 ओम का रेजिस्टेंस है, माय डियर करंट आएगा 2 एम्पियर। बहुत ही आसान है, शायद इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। निम्न में से कौन सा एक इंसुलेटर है यानी अचालक कौन है? तो अचालक माइका है यानी अब्रक, जबकि टिन, कॉपर और मरकरी यानी पारा, तांबा और टिन ये तीनों चालक की श्रेणी में आएंगे। और इम्पीडेंस की इकाई पूछी है दोस्तों। इम्पीडेंस का प्रतीक जेड होता है और इसका मात्रक जो है वो ओम होता है। वैसे दोस्तों ध्यान रखना, कुल मिलाकर के रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इम्पीडेंस इन चारों की यूनिट ओम होती है। इसलिए आप याद रखें इन फ्यूचर जब भी आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएं तो अकेले इम्पीडेंस की इकाई नहीं, सबका इकाई ध्यान रखें, इनका प्रतीक भी याद रखें। लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन मैं कहूँगा इन्होंने आपसे पूछा। 100 वाट के लैंप 250 वोल्ट सप्लाई से जब संयोजित होता है तो इसका रेजिस्टेंस बताओ कितना है? R बराबर 20/P कर देंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया था। 250 × 250/100 वाट, सॉरी रेजिस्टेंस में अब मैंने R लिख दिया फॉर्मूले में, R बराबर 20/P आएगा, ठीक है। तो 250 × 250/100 करेंगे, उत्तर आएगा 625 ओम। बी उत्तर सही आएगा। दोस्तों लास्ट तक सभी 50 क्वेश्चन देखना। मेरा ये मानना है कि आप सभी का स्कोर 47, 48, 49 और 50 के बीच में रहने वाला है। यानी हर एक स्टूडेंट का 1 या 2 गलत हो जाए तो अलग बात है, बाकी किसी का भी गलत नहीं होगा। बहुत आसान लेवल के क्वेश्चंस में इसमें पूछे गए थे। फिर भी देखना ज़रूरी है कि क्या क्या पूछे जाते हैं पेपरों में, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई पूछी है तो वेबर होती है। टेस्ला जो है वो फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। एम्पियर धारा की है और वोल्टेज की वोल्ट इकाई होती है। आगे दोस्तों सवाल पूछा बैटरी की कैपेसिटी किस में मापी जाती है? तो बैटरी की कैपेसिटी AH में होती है, एम्पियर आवर में होती है, जहाँ AH का मतलब होता है इतने एम्पियर की धारा ये बैटरी इतने घंटे तक दे सकती है या सहन कर सकती है। और 3 फेज AC सर्किट में पावर का फॉर्मूला पूछा। अब चारों ऑप्शन दोस्तों आप ध्यान से देखना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि हमें डी ऑप्शन करना है। हालांकि डी ऑप्शन से मैं हर जगह सहमत नहीं हूँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि वास्तव में 3 फेज सर्किट में पावर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला √3 लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू cos फाई होता है। ये ए फॉर्मूला आप देख रहे हैं V × I, ये DC पर अप्लाई होता है, या प्योर रेजिस्टिव सर्किट AC में हो तब अप्लाई कर सकते हैं। VI cos फाई सिंगल फेज AC सर्किट में
जहाँ इंडक्टिव या कैपेसिटिव प्रकार का सर्किट हो। और √3 VLIL cos फाई जो फॉर्मूला होता है ये हम 3 फेज सर्किट में अप्लाई करते हैं, तो हमें इसका डी उत्तर करना था। दोस्तों ट्रांसफार्मर की रेटिंग पूछी गई है, शायद किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, KVA में होती है। और देखो प्रीवियस दिनों में मैंने इतने पेपर हल करवाए हैं, सब में है ना या तो अल्टरनेटर की रेटिंग पूछी या ट्रांसफार्मर की रेटिंग। इसका मतलब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, तो बहुत ही साधारण सा है ना, 2 होते हैं। हाफ वेव में 1, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर वाले में 2, ब्रिज रेक्टिफायर में 4, 3 फेज फुल वेव में 6 रेक्टिफायर होते हैं। अगला सवाल, 6 डायोड होते हैं, रेक्टिफायर नहीं। अगला सवाल है कि चार्जिंग के दौरान बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व का क्या होता है, तो वो बढ़ता है। जब चार्ज करते हैं तो वो इंक्रीज होता है और जब डिस्चार्ज करते हैं तो डिक्रीज होता है। अगला सवाल है इलेक्ट्रिक मोटर यानी वैद्युतिक मोटर सामान्यतः किस में रेटिंग दी जाती है। दोस्तों मोटरें HP में भी आती है और किलोवाट में भी आती है। सो दैट हमारा यहाँ पर ऑप्शन C रहेगा, बोथ A एंड B। मोटरों की रेटिंग किलोवाट/HP दोनों में होती है। ये तो प्रैक्टिकली हम देखते ही आए हैं इनको। C उत्तर अपना यहाँ पर सही आएगा, HP और किलोवाट दोनों में होता है। अगला सवाल है कि विच इंसुलेशन मटेरियल इज़ यूज्ड ऑन इलेक्ट्रिकल वायर यूज्ड इन होम। घरों में जो वैद्युतिक तार हम काम में लेते हैं जनरली उन पर कौन सा इंसुलेशन है, PVC का इंसुलेशन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंसुलेशन है, राइट। और आगे सवाल पूछा कि LT केबल जो होती है उनकी वोल्टेज रेटिंग कितनी है, तो LT केबल की वोल्टेज 1 किलोवोल्ट तक होती है। वैसे 1.1 किलोवोल्ट भी लिखा हुआ है कुछ जगह पर, यानी 1000 से लेकर 1100 वोल्ट तक सहन कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पर आपको C उत्तर करना होगा, 1000 करना होगा। लो वोल्टेज केबल जो है, लो टेंशन वाली केबल ही समझनी है यहाँ पर, ठीक है। और आगे दोस्तों सवाल पूछा है कि अगर एक चालक का व्यास बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि अगर डायामीटर बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा और रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्यास बढ़ने से क्षेत्रफल बढ़ा, क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घट गया। D उत्तर आएगा, डायमीटर इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज। ELCB का पूरा नाम पूछा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर पूरा नाम होता है, बहुत ही साधारण सा है, इससे ज़्यादा तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है ना। A ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो 19वां क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन पूछा इसने पूछा है कि अर्थ प्लेट का साइज़ कितना होता है। इसने ये नहीं पूछा कि कॉपर की है या GI की है, हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो साइज़ लंबाई चौड़ाई का है वो 60 × 60 सेंटीमीटर दोनों का सेम होता है। फ़र्क जो है ना वो थिकनेस में होता है, मोटाई में होता है, ठीक है ना। और मोटाई के लिए दोनों अलग अलग है, एक में 3.15 और एक में 6.30 या 6.35 या 6.38 जो भी लगभग दिया जाता है। तो यहाँ पर A उत्तर सही होगा, 60 × 60। देखो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि ये दोनों का सेम होता है, तो आपको यहाँ GI या कॉपर इस पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगला सवाल है हम एक चुंबक के मैग्नेटिज्म को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय यानी समाप्त कर सकते हैं। तो एक चुंबक का चुंबकत्व कैसे समाप्त होगा, अगर उसको हम गर्म करेंगे तो हो जाएगा, अगर उसमें हम चोट मारेंगे तो भी हो जाएगा। हैमरिंग का मतलब होता है चोट मारना। C उत्तर सही हो जाएगा, बोथ A एंड B, मतलब गर्म करेंगे तब भी हो जाएगा और चोट मारेंगे तब भी हो जाएगा। आगे जब कैपेसिटर सीरीज में जोड़े जाते हैं तो उनकी कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटता है। कैपेसिटर की कैपेसिटी सीरीज में घटती है, पैरेलल में बढ़ती है, अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो घट जाएगी। A उत्तर हो जाएगा। भी बहुत साधारण सा है, देखो इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता पेपर में। अचालक मटेरियल जो होते हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो वो ठोस, द्रव और गैस तीनों कंडीशन में होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर द्रव के रूप में आपको देखना है तो इंसुलेटिंग ऑयल देख लो, गैस के रूप में अगर आप देखें तो एयर को भी दे सकते हैं, SF6 गैस भी होती है, और ठोस के रूप में तो बहुत सारे अपने पास माइका जितने भी है सब है ना, तो D आएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। AC सप्लाई का बिहेव कैसा है, तो AC में आयाम और दिशा दोनों बदलते हैं, ध्यान रखना। C उत्तर आएगा, चेंज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी ध्रुवता भी बदलती है, आयाम भी बदलता है, समय के साथ मान और दिशा दोनों में परिवर्तन होता है। AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी है इंडिया में, B उत्तर आ जाएगा, 50 साइकिल पर सेकंड, 50 चक्र प्रति सेकंड होती है। भाई बहुत इजी पेपर है,
लेकिन बेसिक चीज़ें पूछिए दोस्तों। ज़रूरी है कि यहाँ आपका स्कोर 50 में से 50 रहे। मैं मानूंगा कि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, बेसिक आपका कवर है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपका स्कोर कितना रहा। आगे पूछा, एसी सर्किट में वाटमीटर कौन सी शक्ति नापता है? वाटमीटर वास्तविक शक्ति का मापन करता है, जो वाट या किलोवाट में होती है। और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में शक्ति खपत कितना होता है? शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट है या शुद्ध इंडक्टिव सर्किट है, शक्ति खपत 0 आएगी, क्योंकि फेज अंतर 90 डिग्री होता है। फेज अंतर 90 डिग्री होने के कारण पावर फैक्टर 0 होता है, और पावर फैक्टर 0 होने के कारण जो वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला VI cos फाई होता है, उससे ये मान जो है वो 0 आता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL का फॉर्मूला पूछा है तो वो 2πfL के बराबर है, और 1/2πfC जो है ये XC के बराबर होता है। दोनों का याद रखना, बहुत साधारण सा पूछा है वैसे तो। और 3 फेज सप्लाई में फेज डिफरेंस पूछा है, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपार्ट, यानी 120 डिग्री वैद्युतिक एक दूसरे से अलग होते हैं। और आगे दोस्तों सवाल पूछा है, हाँ ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, इसमें मुझे 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं। मैं आपको एक बार और बता दूं, ये कह रहा है कि आग बुझाने के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, सही कथन कौन सा है? देखो, एडिंग फ्यूल एलिमेंट टू द फायर, आग में ईंधन को जोड़ने से तो आग और भड़केगी। और आइसोलेशन ऑफ फायर फ्रॉम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है वहाँ से आग को हटा लिया जाए, तो ये भी संभव नहीं है। ठीक है ना? तो ए और बी तो इसका कोई बात नहीं, लेकिन अब सी और डी को ध्यान से देखो। ये कह रहा है यूजिंग वाटर टू लोअर टेम्परेचर, यानी तापमान कम करने के लिए पानी का छिड़काव करें, ये बिल्कुल सही है। और डी कह रहा है रिमूव द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, आग वाले स्थान से ईंधन को हटा दिया जाए, तो ये भी सही है। इसमें आपको ऑब्जेक्शन मिल सकता है, यानी बोनस मिल सकता है। सी और डी दोनों सही है। ताप को कम कर सकते हैं, ईंधन को हटा सकते हैं वहाँ से, और ऑक्सीजन की सप्लाई काट सकते हैं। 3 ही तरीके होते हैं आग बुझाने के, स्टार्विंग, स्मूथरिंग, यही तो होते हैं आग बुझाने के 3 तरीके। कूलिंग, स्टार्विंग, कूलिंग और स्मूथरिंग 3 तरीके होते हैं। मेगर इंसुलेशन प्रतिरोध किस इकाई में मापता है? तो मेगा ओम में मापता है, हम सब जानते हैं, बहुत ही साधारण सा है। इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के काम आता है। और अगला सवाल पूछा कि जो ठोस चालक होते हैं, स्ट्रैंडेड चालकों की अपेक्षा उन ठोस चालकों का हानि क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? देखो, ठोस चालक जो होते हैं ना, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो टूटने का डर ज़्यादा रहता है। ठीक है ना? बी उत्तर आएगा, लेस फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन कम होता है तुलनात्मक रूप से। और ये देखिए दोस्तों, जो मैं पहले करवा ही चुका हूँ, डीसी सर्किट में पावर का फॉर्मूला पूछा है तो V × I होता है, करंट इंटू वोल्टेज कर देंगे, बी उत्तर सही रहेगा। बहुत ही साधारण सा ये तो। और यहाँ पर सवाल पूछा है कि कलर ऑफ फेज वायर, सिंगल फेज वायरिंग, सिंगल फेज की वायरिंग में फेज तार को हमेशा ध्यान रखना, लाल रंग को प्राथमिकता दी जाती है फिर। ठीक है, रेड, येलो, ब्लू, अगर तीनों में से बात करें तो लाल को प्राथमिकता दी जाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, न्यूट्रल के लिए काले रंग को प्राथमिकता देते हैं। आगे सवाल, फ्यूज वायर जो है, फ्यूज है वो कौन सी तार पर लगता है? तो फेज तार पर ही लगेगा, इससे इजी तो कोई आपसे क्या पूछेगा। और आगे सवाल पूछा है कि एक अच्छे चालक के बाहरी कक्ष में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1 मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि 9 मुक्त इलेक्ट्रॉन, अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो चालक नहीं हो सकता। 8 वाला अचालक होता है, 4 वाला अर्धचालक होता है। भैया अगर बाकी आप 3 ऑप्शन और देखते हैं, देखो 9 फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं बनेगा, 8 भी नहीं बनेंगे, 4 भी नहीं बनेंगे, क्योंकि ये अर्धचालक का है, ये अचालक का है, तो फिर 1 वाला ऑप्शन अपने सामने आएगा। अगला सवाल, डीसी शंट जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब उस पर भार दिया जाएगा? रिमेन सेम। शंट जनरेटर कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर माना जाता है, इसका वोल्टेज रेगुलेशन बहुत अच्छा होता है, और ये मान लो कि भार डालने पर भी इसकी टर्मिनल वोल्टेज में बहुत अधिक गिरावट नहीं आती है। अगला सवाल, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट, मोटर किसको बदलती है भाई? तो वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, बी उत्तर आएगा, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डीसी मशीनों के ब्रश किस धातु के बनते हैं? तो डीसी मशीनों के ब्रश कार्बन के बनते हैं, ए उत्तर यहाँ पर सही रहेगा। डीसी शंट मोटर को भी कहा जाता है, ए आएगा, कांस्टेंट स्पीड मोटर, नियत गति वाली मोटर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें फील्ड फ्लक्स नियत रहता है, इसलिए मोटर की गति भी नियत रहती है।
ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है? ट्रांसफार्मर इंक्रीज डिक्रीज फ्रीक्वेंसी के साथ तो कोई चेंज नहीं करता है, या तो वोल्टेज को बढ़ाएगा या करंट को बढ़ाएगा। तो डी उत्तर आएगा, बोथ बी एंड सी, यानी या तो वोल्टेज को इंक्रीज करेगा या करंट को इंक्रीज करेगा। धारा वोल्टेज के उद्देश्य से ही हम ट्रांसफार्मर को सर्किट में लगाते हैं। और नेक्स्ट हमारा सवाल है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी टर्न कंपैरिजन टू सेकेंडरी टर्न आर, यानी प्राइमरी की तुलना करें सेकेंडरी से तो प्राइमरी में किस प्रकार के टर्न होते हैं? तो ए उत्तर आएगा, लेस टर्न होते हैं, क्योंकि स्टेप अप का मतलब होता है प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी की वोल्टेज अधिक होना, मतलब प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न भी अधिक है। सवाल क्या पूछा है? द प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी के कंपैरिजन में, सेकेंडरी की तुलना में प्राइमरी के टर्न तो लेस होते हैं। ए उत्तर सही है यहाँ पर। अगला सवाल है द नेम ऑफ केमिकल इन ब्रीदर ऑफ ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में, तो सी आ जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका जेल। और इसका काम क्या होता है? नमी प्रवेश को रोकना, यानी जो वायु होती है उसकी नमी को सोख लेना। फ्रेश सिलिका जेल ब्लू कलर की होती है और नमी सोखने के बाद पिंक कलर की हो जाती है। अगला हमारा सवाल है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ में कितना फ़र्क होता है? तो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी V1 की अपेक्षा E2 के मान की बात कर रही है, ठीक है। तो जो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज बनता है 180 डिग्री के डिफरेंस से आएगा, सी उत्तर इसका सही है। और वोल्टमीटर सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है? तो पैरेलल में जुड़ता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे यहाँ पर, बी उत्तर सही रहेगा। मुझे लगता है कि आप सभी का स्कोर बिल्कुल यहाँ पर 100% रहने वाला है 50 में से, है ना। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना आपका स्कोर कितना रहा और कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था। अगर स्कोर कम रहे तो वो भी मुझे बताना। सिंक्रोनस मोटर की स्पीड, तो वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा है, रिमेन कांस्टेंट। भाई सिंक्रोनस मोटर कांस्टेंट स्पीड मोटर है। इस मोटर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये हमेशा सिंक्रोनस गति पर चलती है। इस मोटर में कोई स्लिप नहीं होती है। अगला सवाल, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर को स्क्यूड क्यों बनाया जाता है? स्क्यूड का मतलब है तिरछा क्यों बनाते हैं? 3 कारण होते हैं इसके। मैग्नेटिक लॉकिंग से बचाना, ये इन्होंने मैकेनिकल लॉक लिख दिया, थोड़ा सा गलत है, मैग्नेटिक लॉकिंग होता है। और यूनिफॉर्म टॉर्क या अच्छा टॉर्क देना, और हमिंग रिड्यूस करना, ठीक है। वैसे ऑप्शन कुल मिलाकर ए ही रहेगा, बाकी कोई और ऑप्शन है नहीं, तो ए ऑप्शन ही राइट रहेगा। और जो फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटरें होती है, हिंदी में इनको बोलते हैं अंशीय अश्वशक्ति मोटरें, तो इनकी रेटिंग 1 HP से कम ही होती है। जैसे जनरली अपने सिंगल फेज वाली है, तो इनकी रेटिंग जो है वो 750 वाट से कम ही होती है, 1 HP से कम ही होती है, इसीलिए इनको अंशीय अश्वशक्ति के नाम से जानते हैं। निम्न में से किस मोटर का पावर फैक्टर उच्च होगा? तो देखो, कैपेसिटर रन मोटर का सबसे बेटर होगा। बताओ क्यों? क्योंकि कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगातार लगा हुआ है, कंटिन्यू संपर्क में है, तो वो लीडिंग करंट एक वाइंडिंग में से देता रहेगा। और आगे सवाल पूछा है कि 1400 mm स्वीप वाले छत पंखे की रेटिंग तो लगभग 120 वाट से 170 वाट होती है। ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको कई बार करवा दिया है, उम्मीद है आप हमारे रेगुलर व्यूअर है ना, तो ये क्वेश्चन आपने पहले कभी पढ़ा होगा। सी उत्तर इसका सही रहेगा। और आगे सवाल पूछा कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट जो होता है वो कितना होता है? फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना करंट होता है। तो बस दोस्तों, यही थे टेक्निकल के 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने भी अच्छे से इनको पढ़ लिया होगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मुझे बताना कि आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर में ओवरऑल स्कोर कितना बन रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना।